हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में अपन लोग लेंगे टॉपिक वेक्टर्स। वैसे तो वेक्टर्स 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये हमेशा पूरी फिजिक्स में काम आएगा। स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात कि आप जब भी कोई भी वीडियो अटेंड करते हो, आपके पास में PDF नोट्स होने चाहिए। ये PDF नोट्स किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को टैप करिए, वो लिंक आपको मेरे PDF नोट्स तक लेके जाएगा। एक और ज़रूरी बात, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन अपन लोग करते हैं वेक्टर, स्केलर और टेंसर। ठीक है। वेक्टर्स, पहली बात तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर एंड यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन यही है, जिसके पास नंबर और यूनिट है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग वेक्टर। एग्जाम्पल जैसे 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, एक कार जा रही है इस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। 5 नंबर है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, तो इसको आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड। 5 मीटर पर सेकंड को आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और ईस्ट उसका डायरेक्शन है। ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, वो तो आप नोट्स में देखिए। स्केलर क्वांटिटीज़, इनके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है। 5 kg मास, किसी बॉडी का मास है 5 kg, इसमें डायरेक्शन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। एनर्जी 10 जूल, इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं है वो स्केलर है। बच्चों, टेंसर भी स्केलर का ही एक पार्ट है। एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन एक ही बॉडी के लिए इनका वैल्यू मल्टीपल होता है। यानी कि किसी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कई सारी हो सकती है। एक ही बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई सारा हो सकता है, कई सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप नोट्स में देखिए। ठीक है। बच्चों, वेक्टर को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है। एक एरो की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जिस लेटर से आप उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हो उस पर भी एक छोटा सा एरो लगाना होता है। इस एरो का मीनिंग है, ये आप सिंबल दे रहे हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है, और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करने के लिए आप एरो शो करते हो। ये डायरेक्शन जो है, यानी कि किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रॉली का मूवमेंट शो कर रहे हो, ये ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट है, ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल ट्रॉली जा रही है, इस डायरेक्शन में उसको वो फोर्स लग रहा है जो उसको खींच के ले जा रहा है। तो एरो से आप फोर्स शो कर रहे हो, इस वाले एरो से आप डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हो, और सपोज बैकवर्ड उसको अपोज कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उस पर mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है। तो हर एक वेक्टर को आप एरो से शो कर रहे हो। एरो आपको वेक्टर को डायग्राम में शो करने के काम आएगा। कुछ डेफिनेशंस है बच्चों वेक्टर्स के साथ रिलेटेड। इक्वल वेक्टर्स, यानी वो वेक्टर जो इक्वल हों, उनके बीच में एंगल 0 हो। जैसे ये दोनों एरोस शो किए हैं, दोनों बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 न्यूटन ईस्ट, ये भी 5 न्यूटन ईस्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोलेंगे उनको आइदर अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव क्यों? वेक्टर के टॉपिक में जब आप वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो अपोजिट का मतलब होता है माइनस। ठीक है ना। नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट। तो इनको एक्सप्रेस करेंगे a इक्वल टू -b, यानी इक्वल का मतलब है इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन अपोजिट है। इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है दोनों के बीच में। ठीक है। अनइक्वल वेक्टर्स, ये एक एग्जांपल है। इनमें दोनों की डायरेक्शन सेम है पर a का मैग्नीट्यूड कम है, b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसको बड़े वेक्टर से शो किया अपन ने।
मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों एरोज की लेंथ सेम है, पर डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये भी अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है। और यहाँ तो डायरेक्शन भी डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, ये अनइक्वल वेक्टर्स। बच्चों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, जिनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। ठीक है, तो जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग उनको बोलते हैं अपन लोग, उस कैटेगरी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। वो आने वाले चैप्टर्स के अंदर अपन लोग उनको स्टडी करेंगे। और जितने भी वेक्टर्स हैं बाकी जो बच गए वो पोलर वेक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, यूनिट वेक्टर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको अपन लोग ये कैप लगा करके और एक्सप्रेस करते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं ए कैप। कैप सिंबल है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वर्ड का मतलब है 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन का फॉर्मूला है ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर का तो सिंबल ये है ही, ठीक है, नोटेशन के ऊपर आप एरो लगाते हो। मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं, वो मैग्नीट्यूड का सिंबल है, और ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है कैप। एग्जाम्पल देखो, सपोज किसी फोर्स का यूनिट वेक्टर है एफ कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर एफ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इट्स ओन। एग्जाम्पल लीजिए, 5 न्यूटन ईस्ट, कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन ईस्ट। 5 क्या है नंबर, न्यूटन क्या है यूनिट, 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन कैंसिल होकर के 1 आ गया। इस 1 की वजह से इसका नाम है यूनिट। लेकिन ईस्ट उसके पास रह गया, डायरेक्शन होगी। मतलब यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड तो होता है 1, और उसके पास में स्पेशल चीज़ होती है केवल डायरेक्शन। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और लिखते हैं। एक्चुअली ये वाली लाइन ही ज़्यादा काम आती है। इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यदि आपको किसी मैग्नीट्यूड को, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर क्या काम आता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, ये इसका यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, उसको अपन लोग आई कैप बोलते हैं। वाई डायरेक्शन में यदि कोई वेक्टर है, उसके यूनिट वेक्टर को जे कैप, और जेड डायरेक्शन को के यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स को आप ऐड करना पड़े तो क्या करेंगे, वो समझना है। यहाँ पे 2 वेक्टर्स को ऐड कब करना पड़ता है, सपोज एक फ्लैग है, उसके ऊपर आप 2 डायरेक्शंस में एयर थ्रो कर रहे हो। आपने 2 फैन लगा दिए और वो फ्लैग 2 विंड्स के इन्फ्लुएंस में वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा, दोनों विंड्स के वेलोसिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बॉडी है, उसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर फोर्स लग रहा है। तो उस बॉडी पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तब आपको दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स के एडिशन के लिए आपके पास में 2 सेपरेट लॉज हैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं, ये वो वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है। ठीक है, किसी भी अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि दोनों वेक्टर्स को आप पहले यहाँ से उठा करके यहाँ रखो और एक ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बट ट्राइंगल में तो 3 साइड्स होती हैं। 2 वेक्टर्स आपने ट्राइंगल के दोनों साइड्स के अलोंग रखे,
जब आप वेक्टर्स को यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि वेक्टर के पास में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पर आपने डिसलोकेट किया और यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक ट्रायंगल की दोनों साइड्स के अलोंग रखा। तो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो दोनों का सम होगा, ठीक है, और उस सम को अपन लोग रिजल्टेंट बोलेंगे, आर फॉर रिजल्टेंट। ट्रायंगल की थर्ड साइड रिजल्टेंट यानी कि सम को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दोनों डायरेक्शंस, दोनों जो साइड्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये सेम ऑर्डर क्या होता है, इसको एक बार यहाँ साइड में आके समझ लो। देखो, सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने पेंटागन का, उसके अंदर ये जो डायरेक्शंस हैं कैसी हैं, क्लॉकवाइज सेम ऑर्डर में, सारे के सारे सेम ऑर्डर में। और इनमें से ये वाली साइड ये अपोजिट ऑर्डर में हो गई। तो सेम ऑर्डर में होना या अपोजिट ऑर्डर में होना, इसका मीनिंग समझ रहे हैं अपन लोग। इसमें साइड नंबर 1 एंड 2 दोनों सेम ऑर्डर में हैं, यानी सेम डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज है। और साइड नंबर 3 वो उन 1 और 2 के कंपैरिजन में अपोजिट ऑर्डर में है। साइड नंबर 3 ये क्लॉकवाइज जा रही है। 1 एंड 2 साइड्स एंटी क्लॉकवाइज है और साइड नंबर 3 क्लॉकवाइज जा रही है। तो सेम ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर का मतलब आप समझ गए। तो साइड ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्म किया अपन ने, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ है। एक और लॉ है बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ। इसके अंदर इन्हीं वेक्टर्स को मिला करके आप पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। कैसे? वेक्टर ए उठाया, यहाँ रख दिया, वेक्टर बी को उठाया, यहाँ रख दिया। यहाँ से यहाँ लाने के टाइम में इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाना चाहिए, हमेशा याद रखो कभी भी, ठीक है। इसके हेड से एक पैरेलल लाइन बनाई और इस वाले वेक्टर के हेड से स्टार्ट किया, एक पैरेलल लाइन बनाई, ठीक है बच्चों। किसी वेक्टर का जो एरो है उसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। ये टेल है, ये हेड है। तो आपने पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया, ये इसका डायगोनल है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर्स के सम को यानी रिजल्टेंट को, आर फॉर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पैरेललोग्राम का डायगोनल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द बोथ शुड बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए, यानी कि अगल बगल की साइड होनी चाहिए, और दोनों का टेल एक ही जगह होना चाहिए, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है, डायगोनल है, वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए। ये वाला डायगोनल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डायगोनल तो पैरेललोग्राम में 2 होते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं होना चाहिए, ये वाला डायगोनल होना चाहिए। और तीनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर आर, तीनों वेक्टर्स जो है को इनिशिएटिंग होने चाहिए, यानी कि तीनों की टेल एक ही जगह होना चाहिए, यानी कि तीनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी है जब आप डिफाइन करते हो, जब आप इन लॉज का जब स्टेटमेंट लिखते हो, तो ये जो कंडीशन है ये ज़रूर उसके अंदर डिस्क्राइब करिए आप कि जिन वेक्टर्स को ऐड करना है वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, और ऑल 3 वेक्टर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम ए सेम पॉइंट। बच्चों एक छोटी सी बात, ये डायग्राम के अंदर मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ यहाँ पे आपको ट्रायंगल लॉ नज़र आ रहा है या पैरेललोग्राम लॉ? तो आप कहोगे कि आपको अभी ट्रायंगल लॉ नज़र आ रहा है और पैरेललोग्राम में नज़र आ रहा है। 2 in 1, ये डायग्राम 2 in 1 है, ठीक है। ये वेक्टर बी, तो ये भी वेक्टर बी है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल
लेंथ की, इक्वल मैग्नीट्यूड की और सेम डायरेक्शन में होती है, तो ये बी है तो वो भी बी होगा। ये ए और बी मिलाकर के ट्रायंगल लो बना रहे हैं और ये ए और ये बी मिलाकर के पैरेललोग्राम, यानी कि इस एक ही डायग्राम में आपको दोनों लॉज नज़र आ रहे हैं। मैं ये शो करना चाह रहा हूँ। देखें, ट्रायंगल लॉज से आपने क्या लिखा, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर, ये तो आपने ट्रायंगल लॉ से लिख दिया। लेकिन क्यू आर इक्वल टू पी एस है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल है, तो क्यू आर इक्वल टू आपने पी एस कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैनी वेक्टर्स। कई सारे वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, जिसको आप ऐड करेंगे पॉलीगन लॉ से। पॉली वर्ड का मतलब है मैनी, और जैसे 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन और 5 साइड्स वाले को बोलते हैं पेंटागन, ऐसे कई सारी साइड वाले को बोलते हैं पॉलीगन। यानी कि पॉलीगन के एग्जांपल है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन वगैरह। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, 4 वेक्टर्स आपको टास्क मिला है, ये 4 वेक्टर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इनको उठा करके आप लोग इस डायग्राम में सेट कर रहे हो। ये सारे वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वेक्टर ए, बी, सी, डी, ठीक है। एक का हेड जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट का टेल चालू हो जाता है, फिर इसका हेड में दूसरे का टेल, फिर इसके हेड में नेक्स्ट का टेल, फिर इसके, ऐसा करके। और आप इन चारों वेक्टर्स को उठा करके यहाँ रख दो और एक आपने ज्योमेट्री बना ली। यहाँ से यहाँ उठाने के दौरान आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो जानी चाहिए, तो आपने ये ज्योमेट्री बना ली। लेकिन अभी पॉलीगन बना नहीं, तो इस पॉलीगन को क्लोज करने वाली जो लास्ट साइड होगी, ये वाली साइड जो इस पॉलीगन को क्लोज कर रही है, दिस साइड क्लोजिंग द पॉलीगन in opposite order, it will represent the resultant vector। यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू होगा r, ठीक है। इन सब का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों का सम होगा ये r, ठीक है। ये बात ध्यान देना है, a b c d ये सब सेम ऑर्डर में होने चाहिए, जिनका एडिशन हो रहा है वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनको अपन लोग इन साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेंटागन की। mn, no, op, pq, mn और no को आपने ऐड किया ट्रायंगल लॉ से, mn प्लस no इक्वल टू mo, ठीक है। ट्रायंगल लॉ यूज़ कर रहे हैं अपन लोग। फिर mo प्लस op, ये हो गया mp ट्रायंगल लॉ से अगेन, और mp प्लस pq, ये ट्रायंगल लॉ यूज़ किया, यहाँ पर आ गया mq, और mq है वेक्टर r। यानी आपने ट्रायंगल लॉ यूज़ करके और पॉलीगन लॉ को प्रूव कर दिया। आप ये भी कह सकते हो कि ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। पॉलीगन लॉ ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ट्रायंगल के अंदर 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पॉलीगन लॉ के अंदर आप कई सारे वेक्टर्स को ऐड करते हो। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 2 वेक्टर्स का जो सम है, जिसको आप रिजल्टेंट बोलते हो, उसके मैग्नीट्यूड और उसके एंगल यानी डायरेक्शन का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, डायग्राम को समझिए पहले। ये 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है। इस वेक्टर b के सामने वाली अपोजिट साइड भी वेक्टर b होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये पैरेललोग्राम लॉ से आप ये डेराइव कर रहे हो। इसमें आपको दोनों लॉज नज़र आ रहे होंगे, 2 in 1, पैरेललोग्राम लॉ भी और ट्रायंगल लॉ भी, ठीक है। तो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये a और b के बीच का एंगल है थीटा।
वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है अल्फा, और ये डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है वेक्टर आर रिजल्टेंट। आपको इस डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना है, यानी कि आपको पी एस का वैल्यू आपको डिराइव करना है। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस साइड को अपन लोग आगे एक्सटेंड किया और पॉइंट एस से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, यानी सबसे पहले आर का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन लोग। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी एस आर, ट्राइंगल पी एस आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, फिर साइड पी आर के दो टुकड़े करें, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब इसके बाद में साइड में चलें, इनकी वैल्यूज डिराइव करके लाते हैं। ट्राइंगल क्यू एस आर को देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अंदर थीटा के अपोजिट वाली साइड कौन है? ये परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट वाली साइड कौन है? ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। और क्यू एस की लेंथ है बी, वेक्टर बी। तो एस आर इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया अपन ने, क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यू आर कौन है? बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और क्यू एस का वैल्यू है बी, तो क्यू आर का वैल्यू होगा बी कॉस थीटा। ऐसे करके आपने एस आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पुट कर दिया। क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, पुट कर दिया। और वेक्टर पी क्यू वो है ए, वेक्टर पी क्यू का वैल्यू ए है। पी एस का वैल्यू है आर, पी एस का वैल्यू आर पुट कर दिया। ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर को आइडेंटिटी लगा करके ओपन कर दिया। और इसमें तो कुछ ओपन करने लायक कुछ है नहीं, इसको ओपन कर लिया ऐसे करके। इसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में जो बच गया वो कौन है? 1। एंड फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया ये। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, चाहे तो पावर हाफ लिख दो, नहीं तो ये आ गया फाइनल आर का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। बच्चों नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल्स। ठीक है ना, अल्फा एंगल आपको पता करना है। आर और ए के बीच का एंगल अल्फा पता करेंगे, चाहे tan अल्फा पता करेंगे, एक ही बात है। जब tan अल्फा पता हो जाएगा तो अल्फा भी पता हो जाएगा। tan अल्फा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये है पी आर है बेस। तो पहले की तरह ही पी आर के दो टुकड़े करें, पी क्यू प्लस क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू ए, और एस आर और क्यू आर का वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दिया। ऐसे करके tan अल्फा का फॉर्मूला आ गया। बच्चों फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद में अपन लोग स्पेशल केसेस लेते हैं। केस 1, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो आप ये आर का फॉर्मूला, इसमें थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दो, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। बच गया क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और उसका अंडर रूट क्या हो गया? ए प्लस बी। मतलब आप कह सकते हो इसको वर्ड्स में कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा उनका ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है ना, एक साधारण एडिशन उनका रिजल्टेंट आएगा।
एंगल की बात करें, tan अल्फा का फॉर्मूला ये है, इसमें थीटा का वैल्यू 0 पुट किया, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, वो सबको 0 बना देगा। tan अल्फा का वैल्यू 0 तो अल्फा का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, ए और आर के बीच। अब आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ भी डायग्राम से भी, कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं की डायरेक्शन में जाएगा। तो ए और आर के बीच का एंगल कितना है, 0 है, वो भी सेम डायरेक्शन में, इसलिए अल्फा का वैल्यू 0 है। सेकंड केस है जब ए और बी दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हों, मतलब थीटा 180 हो, तो थीटा का वैल्यू 180 पुट किया, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ माइनस आ गया। अब ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये आ गया r का वैल्यू आ गया a माइनस बी। इसको आप ये कैसे कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो इसको कि जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट हों तो उनका रिजल्टेंट उनका सब्ट्रैक्शन से आपको मिलेगा। एंगल की बात करें, थीटा का वैल्यू 180 पुट किया, तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, ये भी सबको 0 बना देगा। tan अल्फा का वैल्यू अगेन 0 आ गया, लेकिन tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है और tan 180 का वैल्यू भी 0 होता है। यानी आपके पास में दो ऑप्शन हो गए अल्फा के, 0 कब होगा, 180 कब होगा। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है क्या, कि देखो सपोज वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो बड़े वाले की तरफ आएगी। अब बताओ ए और आर के बीच में एंगल यानी कि अल्फा कितना है, 0 है, सेम डायरेक्शन में, तो अल्फा 0 हो जाएगा। इसका अपोजिट कि यदि वेक्टर बी बड़ा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होगी, वेक्टर बी बड़ा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होगी, यानी कि इस तरफ होगी। अब ए और आर के बीच में एंगल कितना है, 180, तो अल्फा का वैल्यू 180 होगा। थर्ड केस है यदि ए और बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा 90 है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो सारा एक्सप्रेशन तो खत्म हो गया, बच गया केवल a² + b²। ठीक है, आप इसको कह सकते हो कि अब ये पाइथागोरसियन थ्योरम का इसने शक्ल ले ली। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 पुट किया इधर, तो साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो बच गया b/a, tan अल्फा का वैल्यू b/a आ गया। और डायग्राम में आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सपोज आपको वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है, आपको a माइनस बी परफॉर्म करना है, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। अपन लोग उसको सिंबल दे रहे हैं r', क्योंकि r तो अपन ने बोल दिया, a प्लस बी को r बोला अपन ने, a माइनस बी को r' बोल देते हैं डिफरेंस पैदा करने के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंडा मैं दे रहा हूँ कि आपको सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल तो है नहीं अपने पास में। अपन ने क्या किया, ऐसा लिख दिया, आप समझते हो ये दोनों सेम है, मतलब आप एडिशन कर रहे हो, आपने सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। किन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो आप, a और माइनस बी को, वेक्टर a और वेक्टर माइनस बी को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो a और माइनस बी को ऐड करना और a में से b को सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात है। अपन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने पास में केवल एडिशन के रूल्स अवेलेबल हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, एडिशन के लॉज हैं, तो आप एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। और ये फंडा ही आपको जब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे यही फंडा आपको काम आएगा। ठीक है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, अपन लोग इनको देख लेते हैं। डायग्राम बना रहे हैं अपन लोग, वेक्टर a एंड b को अपन ने, ये वेक्टर a को वेक्टर b दोनों को यहाँ पे अपन ने रख लिया। वेक्टर b का तो कुछ करना नहीं अपने को, वेक्टर b से तो काम ही नहीं है, आपको तो माइनस b चाहिए, वेक्टर माइनस b चाहिए आपको, तो वेक्टर b के अपोजिट वेक्टर माइनस b हो गया। अब वेक्टर a और वेक्टर माइनस b को आपको ऐड करना है, वेक्टर a और वेक्टर माइनस b को आपको ऐड करना है,
ये दोनों ट्राइंगल लॉ से ऐड होने के लिए तैयार बैठे हैं। ये थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी द सम ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस बी, यानी कि ये आ गया आर डैश इक्वल टू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ये थीटा कौन है? वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल है थीटा, लेकिन आपको चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी की डायरेक्शन। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है और ये वेक्टर माइनस बी की डायरेक्शन है। इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है। तो ध्यान रखो 180 माइनस थीटा कौन है? वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल है। इनके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप तैयार कर रहे हो। फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है? ये ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, जो अभी पहले डिराइव कर चुके हैं। इसकी हेल्प से अपन लोग आर डैश का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये आर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, और ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आर डैश का। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए सेम टू सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी ये कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी। तो आप सोच रहे हैं माइनस क्यों नहीं आया? मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं आता। यहाँ पे माइनस बी क्यों नहीं आया? क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं, साइन आता ही नहीं है। ठीक है, एंगल कितना है? एंगल किस किस के बीच का पुट करना है आपको? वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। आपने पुट कर दिया और ये आपका आर डैश का फॉर्मूला आ गया। कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि ए प्लस बी के रिजल्टेंट के फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आएगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूले में आपको यहाँ माइनस आएगा। पर ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा। आपको सबसे बड़ी बात है काम में यही आएगा, जब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये वाला फंडा काम में आएगा आपका। और ये डायग्राम की स्किल काम में आएगी कि आपको जो वेक्टर बी गिवन है उसको रिवर्स करो और वेक्टर ए में ऐड कर दो। डायग्रामेटिकली ऐसे ही करना है आपको। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और जिसका फॉर्मूला होता है इसको VAB इक्वल टू ये, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रेस्पेक्ट टू बॉडी B। ये विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, यानी आप बॉडी A का वेलोसिटी को दूसरे किसी बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हो, बॉडी B से आप कंपैरिजन कर रहे हो बॉडी A का वेलोसिटी। कंपैरिजन करते हैं काय से? सब्ट्रैक्शन करके। बॉडी A के वेलोसिटी में से बॉडी B का वेलोसिटी माइनस कर देते हो तो कंपैरिजन हो जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी B। और अमूमन आप कह सकते हो कि बॉडी B जो है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वेलोसिटी, वो जो बॉडी B है वो मोस्टली ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, जो बॉडी A के वेलोसिटी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। इनमें एक चीज़ और है वो बच्चों, जो बुक्स के अंदर नहीं हुआ करती है, अपन ने डाली है वो, ये एक कॉमन बॉडी दोनों में है, बॉडी O। ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी O एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू बॉडी O। ये दोनों वेलोसिटीज सेम ऑब्जेक्ट के, सेम बॉडी के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बॉडी O जो है दोनों में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ज़रूरी है। और याद रखने के लिए याद रखो कि जिसका ये वेलोसिटी है, ये किसका वेलोसिटी है? बॉडी A का। जिसका वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी आगे आएगी, और जिसके रेस्पेक्ट में है, जो ऑब्जर्वर है, उसकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, पीछे आएगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पर अपन लोग क्यों बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन काम में आ रहा है। इसके अंदर दो वेलोसिटीज़ के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए अपन लोग इसको सब्ट्रैक्शन की वजह से इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इसको समझने के लिए आप एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक बंदा है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहे,
और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है 10 की स्पीड से, नॉर्थ में जा रहा है वो, ठीक है ना। और बरसात भी गिर रही है, रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है और वो वर्टिकली गिर रही है। इसको आप ऑब्वियस नहीं बोल सकते। यदि हवा चल रही होती तो वो फिर थोड़ी ऑब्लिक यानी टेढ़ी डायरेक्शन में गिर रही होती। अभी कोई हवा वगैरह नहीं चल रही है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं। मैन यदि रेन ड्रॉप्स को देखेगा तो उसको कौन सी डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से वो ऑब्जर्व होंगे ये आपको पता करना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑब्जर्व्ड बाय मैन और द फेल्ट बाय द मैन और द रियलाइज्ड बाय द मैन, यानी कि उस मैन को रेन ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स को देखता है तो उसको उनकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, क्या ऑब्जर्व होगी, कितनी रियलाइज होगी, वो वेलोसिटी आपको पता करनी है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करना है। इसको कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी लिख देते हैं, इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में उसको उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपने अम्ब्रेला के स्टिक को पकड़ेगा, ठीक है ना। यदि बरसात की बूंदें ऐसे करके टेढ़ी आ रही होंगी तो उसको अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में तो बारिश की बूंदें आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो भीगने से बचेगा, ठीक है। तो अपन लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करके और ये फॉर्मूला बना रहे नया। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन कौन है, ऑब्जर्वर है। आप इसकी लैंग्वेज से ये आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे कि ऑब्जर्वर कौन है, मैन है, ठीक है ना। तो पहले कौन आएगा, पहले लेटर किसका आएगा, जिसकी ये वेलोसिटी है, और सेकंड लेटर आएगा मैन जो ऑब्जर्वर है। इसके अंदर ओ की प्लेस पर कौन है, ग्राउंड, ठीक है। दोनों के अंदर ग्राउंड कॉमन है। ये जो वेलोसिटी गिवन है आपको मैन की, ये अंडरस्टूड है कि ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि बंदा ग्राउंड पे भाग रहा है और रेन ड्रॉप्स भी ग्राउंड की तरफ आ रही हैं, तो इनके अंदर ये VRG का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ये अंडरस्टूड है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। बुक्स के अंदर यदि ये लगा हुआ नहीं है तो भी अंडरस्टूड है कि वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है, तो आप भी हटा दो, लगा दो, कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 4-5 बॉडीज़ जब किसी क्वेश्चन में आ जाती हैं तब आप इसको हटा नहीं दे सकते। अभी तो 2 ही बॉडीज़ हैं, मैन और रेन, ठीक है। अभी इस सॉल्यूशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप सक्सेसफुली डायग्राम बना पाते हो कि नहीं। आप एज्यूम कर लो ये साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। रेन ड्रॉप्स VR का वेक्टर डाउनवर्ड है, क्वेश्चन में गिवन है कि VR वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्वेश्चन में गिवन है कि VM नॉर्थ की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ मैन नॉर्थ की तरफ है। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन की स्टाइल में अपन लोग बात कर रहे हैं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना तो आता नहीं है, कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। आपने क्या किया, VR और -VM को ऐड करेंगे, मतलब आपको -VM क्रिएट करना है, -VM। पर क्वेश्चन में तो आपको VM गिवन है, तो VM की हेल्प से -VM कैसे क्रिएट करोगे। VM के ठीक अपोजिट और इक्वल लेंथ का एक वेक्टर होगा, वो -VM होगा। अब आपको VR और -VM को ऐड करना है। ये कौन से लॉ से ऐड होने के लिए तैयार बैठे हैं, ट्रायंगल लॉ से। इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है ना। तो VR और -VM का सम एडिशन ट्रायंगल लॉ से आएगा, ये VRM हो जाएगा। मतलब इस मैन को, इस भागते हुए आदमी को इस डायरेक्शन में बारिश की बूंदें, बारिश रेन ड्रॉप्स गिरती हुई ऑब्जर्व होंगी, फील होंगी। यदि ये
ग्राउंड पे रुक करके खड़ा होकर के देखेगा तो रेन ड्रॉप्स वर्टिकली इसको ऑब्जर्व होंगी, लेकिन भागते भागते देखेगा तो रेन ड्रॉप्स इस डायरेक्शन में गिरती हुई फील होंगी। बच्चों ये डायरेक्शन पता लगा रहे हैं आप, इन दोनों के बीच का एंगल, रेन ड्रॉप्स का एंगल वर्टिकल डायरेक्शन से सपोज थीटा है, ठीक है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। टेन थीटा पता लगा लेते हैं, यहाँ पर साइन यूज़ करेंगे या टेन करेंगे, कॉस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको इन तीनों साइड में से कौन सी वैल्यू पता है। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप टेन थीटा काम में लोगे, ठीक है। किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको साइन थीटा काम में लेना पड़ सकता है, फिलहाल तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर आपने माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, मैग्नीट्यूड में साइन नहीं आया करता। तो 10 और 20 हाफ आ गया, टेन थीटा का वैल्यू हाफ आ गया, तो थीटा का वैल्यू इस तरह से लिखा करते हैं टेन इनवर्स हाफ। एक काम चलाऊ तरीका है एंगल बताने का, क्योंकि आपको टेन थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा का वैल्यू वैसे तो पता नहीं है, पॉपुलर वैल्यू तो है नहीं, तो आप काम चलाऊ तरीका है टेन इनवर्स हाफ बोल सकते हो एंगल का वैल्यू। लेकिन यदि आपको मालूम है, और नहीं तो अब रट लो कि टेन 26 का वैल्यू हाफ होता है, तो आपका थीटा का वैल्यू 26 डिग्री आ गया। और मैग्नीट्यूड VRM का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। VRM इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर VM स्क्वायर, 20 स्क्वायर 10 स्क्वायर, और इससे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया यदि कि इसमें पूछा है कि अम्ब्रेला कौन सी डायरेक्शन में वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन से ये रेन ड्रॉप्स उसको ऑब्जर्व हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला होल्ड करेगा। और मैं अम्ब्रेला बना देता हूँ, यहाँ पर आप सुंदर सुंदर डायग्राम अम्ब्रेला का बना दो। इस डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ठीक है ना। बरसात की बूंदें इधर आ रही हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला के स्टिक को होल्ड करेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है। इसके अंदर आपको जो गिवन है वो ध्यान से देखो कौन कौन है, क्या क्या डेटा आपको गिवन है। एक मैन है, वो नॉर्थ में रन कर रहा है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्थ में रन कर रहा है, ठीक है। और रेन ड्रॉप्स की स्पीड आपको गिवन है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है 30 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और मैन जो है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, रेन ड्रॉप्स को वो वर्टिकली ऑब्जर्व कर रहा है। जब दौड़ता हुआ बंदा, एक मैन जब दौड़ता दौड़ता जब रेन ड्रॉप्स को देख रहा है, तो उसको वो ऑब्जर्व हो रही हैं, वो वर्टिकली ऑब्जर्व हो रही हैं। यानी कि आपको VRM की डायरेक्शन शो कर रखी है यहाँ पे। VRM की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप्स ऑब्जर्व्ड बाय मैन, ठीक है। VRM का मैग्नीट्यूड पता करना है और VM वेलोसिटी ऑफ मैन पता करना है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला तो आपके पास है ही, VRM इक्वल टू VR माइनस VM। आपने माइनस को प्लस से कन्वर्ट कर लिया, माइनस लगा दिया, ठीक है। इस लाइन के बेस पर आपने, और इस डेटा जो कुछ भी डेटा गिवन है उसके बेस पर आपने ये डायग्राम बनाया। देखो VRM क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। आपको ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये एरो वर्टिकल जा रहा है। रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी 30 डिग्री पर है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पर रेन ड्रॉप्स है, इसका एरो टेढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। मैन नॉर्थ में भाग रहा है,
उसका नेगेटिव वेक्टर -Vm इधर आएगा। तो आप Vr और -Vm को ऐड कर रहे हो, यहाँ पर ट्रायंगलों के अंदर ये सेटल हो रहे हैं, ट्रायंगलों में ये फिट बैठ रहे हैं। Vr और माइनस सेम ऑर्डर में है, ऑपोजिट ऑर्डर में Vrm आ गया। Vr और -Vm को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐसा करके और ये डायग्राम आपको एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगलों के अंदर फिट बैठ रहा है ये ज़रूरी है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और ये 30 डिग्री पर है Vr का डायरेक्शन, थीटा का वैल्यू 30 है, ये हॉरिजॉन्टल होगा ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद में इस ज्योमेट्री, यहाँ से इस डायग्राम से ये ज्योमेट्री पूरी कर लेंगे, लेकिन एक और तरीके से आप जा सकते हो सेम। सेकंड क्या है, Vm को इधर ले आया और Vrm को उधर ले गया और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। मतलब आप Vm का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, Vr और -Vrm को ऐड करके। ये तो Vr, ठीक है, और -Vrm, Vrm और -Vrm किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड। आपको Vr और -Vrm को ऐड करना है, Vr और -Vrm को आपको ऐड करना है। ठीक है, ट्रायंगलों से ऐड किया, ये Vm आ गया। पर इस डायग्राम को बनाने में एक चीज़ों को ध्यान रखना कि ये आपको पक्का वर्टिकल रखना है। माइनस है इसलिए अपवर्ड जा रहा है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये वर्टिकल रखना है, तो ये इसको वर्टिकल रखना है। वेलोसिटी ऑफ मैन को आपको हॉरिजॉन्टल ही रखना है। ठीक है, और बाकी जो आ गया वो अपने आप अपनी डायरेक्शन ले लेगा। जो एंगल थीटा गिवन है आपको एंगल ये वाला थीटा गिवन है, तो ये इसके ऑल्टरनेट एंगल आ गया। कैलकुलेशन देखें, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपने साइन थीटा ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है या गिवन है या पता करनी है। ठीक है ना। आप यहाँ पर tan थीटा यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि आपको Vrm का मैग्नीट्यूड नहीं पता, उल्टा पता करना है। तो ऐसा करके आप ये कर लोगे। Vm का वैल्यू आपको पता करना है, Vr का वैल्यू 20 गिवन है और थीटा का वैल्यू 30 है, तो Vm का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया 10 मीटर पर सेकंड और ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। जब तक कुछ स्पेशली गिवन ना हो तब तक अपन लोग वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टली मानेंगे, नॉर्थ बोला है तो। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप्स ऑब्जर्व्ड बाय मैन, यानी कि आपको Vrm का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, सॉरी, डायरेक्शन तो क्वेश्चन में गिवन है वर्टिकली, मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इस ज्योमेट्री से आप मैग्नीट्यूड पता करेंगे। ठीक है, Vrm इक्वल टू √ Vr स्क्वायर माइनस Vm स्क्वायर इक्वल टू Vr का वैल्यू है 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एंड ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन आ जाएगा इस कैलकुलेशन से। ठीक है, दिस इज योर सेकंड आंसर एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। तो बच्चों, इस वीडियो में अपन लोग इतना ही करेंगे। चलते चलते एक ज़रूरी बात कि बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।